अध्याय है और हमारा अगला चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। अगला हमारा अध्याय है दिल्ली सल्तनत। तो जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं था कि कोई एक साम्राज्य है और वो लगातार शासन करते जा रहा है, या कोई एक वंश है, कोई एक डायनेस्टी है, उसने पूरे दिल्ली पर शासन किया। एक्चुअली हुआ यह था कि दिल्ली सल्तनत का मतलब यह है दिल्ली वाले इलाके पर 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले दोस्तों आप याद रखेंगे कि यहां पर गुलाम वंश का शासन होगा, स्लेव डायनेस्टी का रूल होगा और यह 1206 से 1290 तक रूल करेंगे। गुलाम वंश के बाद दिल्ली वाले इलाके पर खिलजी वंश का शासन होगा जो 1290 से 1320 तक शासन करेंगे। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन होगा जो 1320 से 1414 तक शासन करेंगे। उसके बाद सैयद वंश का शासन होगा जो 14 से 1451 तक शासन करेंगे और सबसे आखिरी में लोदी वंश आएगा जो 1451 से लेकर के 1526 तक शासन करेगा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किस वंश का अधिकार रहा? विच डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू रूल दिल्ली सल्तनत? तो आंसर करेंगे गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। एक प्रश्न यह बनेगा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले आखिरी वंश का नाम बताइए। नेम दी लास्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर दिल्ली सल्तनत। तो आंसर कर दीजिएगा लोदी वंश। ओके, यहां से भी कुछ और प्रश्न निकाल लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न बनेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई और बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की जाती है। कितने प्रश्न हो गए? तो अगर देखा जाए तो लगभग 5-6 प्रश्न हो चुके हैं। अब इसमें एक और प्रश्न बनेगा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया? विच डायनेस्टी हैज द मैक्सिमम रिजीन पीरियड ओवर दिल्ली सल्तनत? तो याद रखना तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासन किया है, मैक्सिमम यहां पर रूल किया है। अगर सर ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा शासन किसने किया, तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि सबसे कम शासन किसने किया, मिनिमम टाइम पीरियड किसका रहा? तो याद रखना ये रहा है दोस्तों खिलजी वंश का। ठीक है, तो खिलजी वंश का सबसे कम समय पीरियड रहेगा और खिलजी के बाद ही तुगलक आए, इनका समय काल सर्वाधिक रहेगा। इतने प्रश्न इस पीपीटी से बन रहे हैं, महत्वपूर्ण पीपीटी है, याद रखना। एक तो 5 वंश हो जाएंगे, इनका क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, फिर तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। सबसे ज्यादा समय तक रूल कौन करेगा? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक रूल कौन करेगा? खिलजी वंश रूल करेगा। एक एक डायनेस्टी के बारे में हमको पढ़ना है, एक एक वंश के बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, चलिए। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश को इल्बरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। कहानी समझिए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके सक्सेसर, ये सभी के सभी कुतुबी या गुलाम वंश से आते थे। लेकिन इसी गुलाम वंश का एक शासक और है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के जितने भी अधिकारी हैं या रूलर हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो इल्बरी वंश से आते थे। तो इसका नाम इल्बरी मामलुक भी हो गया। और बलवन जो है, और बलवन के उत्तराधिकारी बलवनी वंश से आते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब हम गुलाम वंश की बात करते हैं, स्लेव डायनेस्टी की हम बात करते हैं, तो गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश को ही इल्बरी वंश भी कहा जाता है। एक और चीज, ये सभी तुर्क हैं दोस्तों,
क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक टर्किश था और ये जितने भी अधिकारी आप यहां देखने वाले हैं ये सभी के सभी तुर्क अधिकारी हैं जिनकी अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश और बलबन इसके दो प्रमुख शासक रहेंगे। ठीक है, तो स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रमुख शासक कौन हो जाएंगे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश और बलबन इसके प्रमुख शासक होंगे। आइए कुछ और बातें जानते हैं, कुछ और शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और उनके दामाद थे और इन्हीं के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। तो ये कहानी हम ऑलरेडी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। देखिए प्रमुख शासकों में सबसे पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इंपॉर्टेंट नहीं है। आराम शाह के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनेंगी रजिया सुल्तान और इनका संबंध भी किससे है? तो याद रखना इनका संबंध भी गुलाम वंश से है, स्लेव डायनेस्टी से। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब कुछ। नसरुद्दीन महमूद, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद कैकुबात, ठीक है, और आखिरी में रहेंगे कैमूर्स। तो ये आपको याद रखना है। तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश के अंतिम राजा का नाम कैमूर्स है और महत्वपूर्ण शासकों में रजिया सुल्तान, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को डिस्कस करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 1206 से लेकर के 1210 तक दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के शासक के रूप में काम किया। तो पहला पॉइंट यही है कि इन्हें भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ टर्किश स्टेट इन इंडिया। आई थिंक अब ये बात आप समझ रहे होंगे, समझ में आ रही है ना दोस्तों आपको ये बात कि भारत में तुर्की आक्रमण हुआ। पहले महमूद गजनवी आया लेकिन वो वापस चला गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला इलाका सौंप दिया, जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। मोहम्मद गौरी भी एक तुर्की था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक तुर्की था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की जाती है, टर्किश स्टेट को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला, ऐबक जो है वो तुर्क जाति, ऐबक नामक तुर्क जाति से ये बिलोंग करता था। ठीक है, गौरी का सिपा सलार और गुलाम था। तो गौरी का सिपा सलार का मतलब होता है कमांडर और गौरी का स्लेव तो था ही, और इसके अलावा उसका दामाद भी था। ठीक है, 24 जून 1206 को इसका राज्य अभिषेक हुआ और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। आगे बढ़े, कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, कभी भी अपने नाम का खुतवा नहीं पढ़वाया और मलिक या सिपा सलार की उपाधि इसने हमेशा धारण की। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से इसको मुक्त कर दिया। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, एक तो यही बनेगा कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा यह बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया। दूसरी बात, इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं बोला। इसका हमेशा से मानना था कि मैं गौरी का गुलाम हूं और बहुत ही ज्यादा वफादार था गौरी के प्रति। तो कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, हमेशा सिपा सलार के रूप में काम करता रहा, हमेशा कमांडर के रूप में ही काम करता रहा। अपने नाम का खुतवा कभी भी इसने नहीं पढ़वाया, एक प्रकार से तारीफनामा शायद बोल सकते हैं। तो अपने नाम का खुतवा भी
कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं पढ़वाया। ठीक है, अब देखो होता यह था पुराने जमाने में कि अगर कोई किसी का गुलाम है तो वो उस व्यक्ति का गुलाम तब तक रहेगा जब तक कि वो उसे गुलाम मुक्ति पत्र नहीं दे देता, उसे वो स्लेवरी से फ्री नहीं कर देता। तो देखो ये तो हम जानते ही हैं कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी तो अब इसे दास्ता से मुक्ति नहीं दे सकता। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के भतीजे, मोहम्मद गौरी का जो एक भतीजा था जिसका नाम आपको यहां दिख रहा होगा ग्यासुद्दीन, तो मोहम्मद गौरी के भतीजे ग्यासुद्दीन ने दास्ता मुक्ति का पत्र दिया। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आखिरी समय में दास्ता से मुक्त हो गया था और 1208 में, ठीक है, 1208 में यह दास्ता से मुक्त हो जाता है और इसे दास्ता से मुक्त करता है गौरी का भतीजा ग्यासुद्दीन महमूद। ठीक, इतनी बातें याद हो गई। अब कुछ बातें और देखिए, इंपॉर्टेंट यह है कि इसे कुछ उपाधियां मिली हुई थी। इसको कुरान ख्वां कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा दान करता था, इस कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है और इसे हातिम ताई भी कहा जाता है। मिनहाज उस सुराज में इसको हातिम ताई कहा गया है। इसी की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय लाहौर में हो गई थी और हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना इसी के शासनकाल में की थी। ठीक, कंक्लूड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस साम्राज्य की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? लाहौर। तीसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से किसने मुक्त किया? तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने। चौथा, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई के रूप में जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहां पर हुई? तो याद रखना लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। चौगान, जिसको हम पोलो भी कह सकते हैं, पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, ये तो कुछ बातें हो गई। अब होता यह है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में कुछ निर्माण करवाए जाते हैं और यहीं से भारत में आरंभ होती है इस्लामी वास्तुकला। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम यूज कर रहे हैं। भारत में यहां से आरंभ होगी इस्लामी वास्तुकला, इंडिया में शुरू होगा इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब अलग अलग इमारतों के नाम आना शुरू हो जाएंगे। कुछ इमारतें कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाएगा, इल्तुतमिश बनवाएगा, अलाउद्दीन खिलजी बनवाएगा। तो अब हमें इमारतों के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया। तो देखें, भारत में गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण कला जो है वो इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, गुंबद और मेहराब जो देखने के लिए मिलते हैं इसे कहा जाता है गुंबद। ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है गुंबद। और ये देखो, ये कहलाता है आर्क शेप, ये कहलाता है आर्क शेप। तो भारत में जो गुंबद और मेहराब के निर्माण की प्रथा है वो कहां से आई है? इस्लामी कला का एक उदाहरण है। सर ये भारत में कैसे आई? तो देखो, ये जो कला है ये बेसिकली एक रोम साम्राज्य की कला है। रोम वाले इलाके में एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था जिसे बैजंतिया साम्राज्य कहा जाता था। रोम वाले इलाके से ये कला अरब पहुंची और अरब से ये कहां पर आई? भारत आई। ठीक है, ये पहली चीज है। और इसमें कुरान की आयत, कमल और स्वास्तिक आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और मानव और पशु आकृति का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और जो बन भी चुका है। प्रश्न यह बनेगा कि भारत में गुंबद और मेहराब निर्माण की कला कैसे प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा, इस्लामी वास्तुकला के द्वारा भारत में गुंबद और मेहराब का निर्माण शुरू हुआ है। इस्लामी आर्किटेक्चर की वजह से इंडिया में आर्क और टॉम्ब का फॉर्मेशन शुरू हुआ है। आइए, डोम का फॉर्मेशन शुरू हुआ है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनवाई जो कि भारत की
पहली मस्जिद है दोस्तों। तो यहां से एक और प्रश्न बनेगा, भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि यह जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर बनी हुई है। वहां पहले एक जैन और वैष्णव मंदिर हुआ करते थे, उसके अवशेषों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की दिल्ली वाले इलाके में। कुछ ऐसी अब दिखाई देती है। दूसरा जो इसने निर्माण कराया उसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, और यह अजमेर वाले इलाके में है। ठीक है, अजमेर वाले इलाके में है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार की दिखाई देती है ये मस्जिद। तो यह मस्जिद बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनी हुई है, और कहा जाता है कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय, यहाँ पर एक विद्यालय भी था, संस्कृत विद्यालय भी था। तो बौद्ध मठ और संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया गया है। दूसरी बात इसमें याद रखेंगे कि इस मस्जिद पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखे गए नाटक हरिकेली की पंक्तियां लिखी गई हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाम का एक नाटक लिखा था। उसी नाटक की लाइनों को कहां पर लिखा गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर पर। मतलब यहां पर आप देखोगे तो यहां डिजाइन के रूप में विग्रहराज चतुर्थ के नाटक हरिकेली को उत्कीर्ण किया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 चीजों का निर्माण कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई है, जो भारत की पहली मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर वाले इलाके में बनवाई है। ठीक है, और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई है उसमें विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखे गए नाटक हरिकेली की पंक्तियां लिखी गई हैं। सर क्या इसने 2 ही चीजें बनवाई? नहीं मेरे दोस्त, इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसने कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार को शुरू करवाया था। शब्दों पर ध्यान देना, इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसको पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार शुरू होगा दिल्ली वाले इलाके में। आइए कुछ बातें जानते हैं। देखिए कुतुब मीनार का जो नाम है वो सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभी कुतुब मीनार कुछ इस प्रकार से, कितनी मीनारें हैं? 1 2 3 4, जो कहा हो गया, ठीक है, और ये 5। तो यहां टोटल 5 आपको इमारत मीनार या 5 आपको अलग अलग स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी। ये जो पहली, दूसरी और तीसरी, यहां पर देखिए ये जो पहली मंजिल आप देख रहे हैं, पहली मंजिल, इसका निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर ये आप जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल देख रहे हैं, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये जो 5वीं मंजिल है, तो हुआ ये कि 1369 में कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई, जिस कारण से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करा रहा था? इसका जीर्णोद्धार करा रहा था, इसका रिजुविनेशन करा रहा था। तो उसने कहा कि भैया 1 मंजिल और जोड़ देते हैं तो 5 मंजिल हो जाएंगी। तो कितने लोगों ने बनवाई है कुतुब मीनार? ध्यान देना, यहां पर कुतुब मीनार का निर्माण 3 लोगों के द्वारा करवाया गया। आंसर करेंगे, पहली मंजिल किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। फिर 3 मंजिल किसने बनवाई दोस्तों? तो यह इल्तुतमिश ने बनवाई। और 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण किया गया। ठीक, इतनी बातें याद रखो। अब आगे समझो। हुआ ये, यहां तक पूरी कहानी सही चलती आ रही थी। फिर दोस्तों 1505 में दिल्ली वाले इलाके में आ गया भूकंप। आते रहते हैं, आज भी भूकंप आते हैं। तो जैसे ही 1505 में यहां पर भूकंप आया, फिर से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई, फिर से इसको डैमेज हो गया। अब इस बार कुतुब मीनार को ठीक करवाया सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इस बार ठीक किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार को ठीक करवाया। और फिर 1803 में रॉबर्ट स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने फिर से इसको ठीक कराया, जब यह फिर से डैमेज हो गई थी। तो अब देखो एक और प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न यह बनेगा, दिल्ली के कितने सुल्तानों ने कुतुब मीनार में अपना योगदान दिया है? ठीक है, तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक
और सिकंदर लोदी, इन 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई थी, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। फिर जब कुतुब मीनार डैमेज हो गई तो उसको सिकंदर लोदी ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। कुतुब मीनार में लाल, पीले, बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। 1993 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बना दिया गया और यहां पर लालकोट नाम का एक स्थान हुआ करता था, उसके अवशेषों पर कुतुब मीनार को बनाया गया है। ठीक, तो इतनी बातें आपको कुतुब मीनार के बारे में याद रखनी है। चलो भैया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो गया। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला पॉइंट तुर्की राज्य की स्थापना, दूसरा पॉइंट गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है। तीसरा पॉइंट राजधानी क्या थी, कैपिटल थी लाहौर, कैपिटल क्या थी, लाहौर। मृत्यु कहां पर होती है, तो लाहौर में ही इसकी मौत होती है जब ये पोलो या चौगान खेल रहा था। इसने किन किन चीजों का कंस्ट्रक्शन करवाया, तो याद रखना 3 चीजें, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और यह भारत की पहली मस्जिद है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, यह भी दिल्ली में है। और तीसरा पॉइंट, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद अजमेर में बनवाई और यहां पर विग्रहसेन चतुर्थ के द्वारा लिखे गए संस्कृत नाटक हरि केली का उत्करण किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले प्रमुख शासक की और अगले शासक का नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश की हम बात करेंगे। तो आई विश कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद हो गया होगा। सारी महत्वपूर्ण बातें 2 से 3 बार मैंने बोल करके आपको बताई हैं, बहुत सी चीजें आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर आने वाले गुलाम वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक की, जिसका नाम है इल्तुतमिश और इसका पूरा नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। पहला पॉइंट जो आपको यहां पर याद रखना है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस कारण से इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए गौरी का गुलाम ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो भैया इसे क्या कह दिया गया कि गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव कह दिया गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। आइए डिस्कस करते हैं कैसे इसने दिल्ली में अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो 1211 एडी में आराम शाह को मार करके यह दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है। सर ये आराम शाह कहां से बीच में आ गया, देखो दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना था। आराम शाह कौन बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था। लेकिन ये बहुत ज्यादा अयोग्य था। ये कैसा था, ये बहुत ज्यादा अयोग्य था। तो इसको इल्तुतमिश ने हटा दिया और 1211 में खुद दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और साथ ही साथ यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद था और गुलाम था, उसी प्रकार इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। दूसरी बात, यह एक इल्बरी जाति का तुर्क था। तुर्क तो था लेकिन ये इल्बरी जाति का था और कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक जाति का तुर्क था। ठीक है, और यह बदायूं का गवर्नर था। सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का गवर्नर था। अगला, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी ने वास्तविक तौर पे दिल्ली की स्थापना की, क्योंकि आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सिर्फ 4 साल का समय मिला और 1210 में उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब इल्तुतमिश अगला सुल्तान बनेगा तो उसने सही मायने में दिल्ली की स्थापना की। वो सेना को ठीक करेगा, इक्तेदारी व्यवस्था का आरंभ करेगा, मुद्रा का आरंभ करेगा, सारी चीजों को वेल ऑर्गेनाइज्ड करेगा। इसी कारण दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। ओके, 1229 में, डेट याद नहीं रखना आपको, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर हमने तो पहले गजनवी के बारे में ऐसा पढ़ा था, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। देखो दोस्तों, गजनवी भारत में शासन नहीं कर रहा था, इंडिया में रूल नहीं कर रहा था। भारत में और खास तौर पर दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली है उसका नाम है इल्तुतमिश। उसका नाम क्या होगा, इल्तुतमिश होगा, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की है। और 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कार्य और युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं, मेजर वर्क और वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर युद्ध की बात करें तो तराइन का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, इल्तुतमिश ने ही लड़ा था। और जब मैं आपको तराइन का युद्ध पढ़ा रहा था तभी मैंने आपसे कहा था कि तराइन का पहला और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जबकि तराइन का जो तीसरा युद्ध है वह दोस्तों आपको याद रखना है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। यल्दौज वही है गौरी का गुलाम, ठीक है, यल्दौज के बीच में हुआ था जिसमें यल्दौज की हार हो गई थी। फिर इसी समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत पर हमला करने वाला था और हुआ यह था कि ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति यहां पर भागते भागते आया। उसने कहा इल्तुतमिश से कि आप हमें शरण दे दीजिए, पर इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां का आक्रमण बाहर से ही टल गया। ये पूरी कहानी जरा मैं आपको सुना देता हूं। देखिए, ये चीन वाला इलाका है। चीन वाले इलाके में एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसका नाम था चंगेज खां, ठीक है। तो चंगेज खां क्या कर रहा था, ये मिडिल ईस्ट, ये जो पूरा का पूरा मध्य पूर्व का इलाका है, यहां ये कर रहा था अटैक। मिडिल ईस्ट वाले इलाके पे क्या कर रहा था, ये अटैक कर रहा था। तो जैसे ही इसने यहां पर अटैक किया तो अपने भाई लोगों के साथ अटैक करेगा। तो इसका एक भाई था और इसके भाई को ख्वारिज्म के राजा जलालुद्दीन ने मार दिया। किसने मार दिया, ख्वारिज्म के राजा जलालुद्दीन ने इसको मार दिया। अब यार ऑब्वियस सी बात है, एक व्यक्ति चंगेज खां जो उस समय इतना बड़ा शासक है कि पूरी दुनिया में इसका नाम है कि भैया चंगेज खां कभी किसी को छोड़ता नहीं है, तो जैसे ही इसके भाई को मारा चंगेज खां का हो गया दिमाग खराब। चंगेज खां ने कहा अब तो हम इसको मार करके रहेंगे। तो भैया ये जो ख्वारिज्म का राजा था ये यहां से भागने लगा। भागते भागते इसको भारत की याद आई कि चलो यार हम भारत चलते हैं। और भारत में जब चंगेज खां दुनिया पर कब्जा कर रहा था तो इस समय भारत में इल्तुतमिश का रूल था। किसका रूल था, इल्तुतमिश का रूल था। तो इसने इल्तुतमिश से कहा कि भैया इल्तुतमिश हमें कुछ दिन आप अपने यहां पर रख लो, चंगेज खां हमारे पीछे पड़ा है। इल्तुतमिश को पता था कि अभी ना तो मेरी आर्मी स्ट्रांग हुई है, मैं अभी अभी दिल्ली का सुल्तान बना हूं, मैं दिल्ली को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, और अगर मैंने चंगेज खां से दुश्मनी ली तो वो हम सबको रौंद देगा और खत्म कर देगा। इल्तुतमिश ने भैया हाथ जोड़ लिए कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, आप चले जाइए। तो जैसे ही इसने कहा तो चंगेज खां जो है उसने भारत पर फिर आक्रमण नहीं किया, इंडिया पर उसने अटैक नहीं किया। आप सोचिए, एक छोटी सी गलती, अगर उस समय इल्तुतमिश हां करके उसको अपने यहां पे शरण दे देता तो निश्चित तौर पे चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता, और उस समय चंगेज खां की बराबरी करने की योग्यता
इल्तुतमिश में नहीं थी तो शायद भारत के इतिहास को हम एक अलग डायरेक्शन में पढ़ रहे होते। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां पर चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। ऐसा ही एक पल ये कहलाता है। पलासी का युद्ध आप देख लीजिए, बक्सर का युद्ध आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये वो मूवमेंट है जहां से इतिहास डिसाइड होता है। ये एक पल था कि अगर ऐसा हो जाता तो हम इतिहास को अलग तरीकों से पढ़ रहे होते, हमें अलग अलग मंगोल राजाओं के नाम भी याद करने होते। एक प्रश्न बनेगा कि जब चंगेज खां आक्रमण कर रहा था तो उस समय भारत पर किसका शासन था? तो उस समय भारत पर इल्तुतमिश का शासन था, ठीक है। तो इल्तुतमिश की यह समझदारी थी कि उसने दिल्ली सल्तनत को दोस्तों यहां पर बचा लिया। अगले कार्यों की हम बात करें तो इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। हमने देखा था दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण पूरा कराया था। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जिसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने शुद्ध सिक्कों को या शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, तो आंसर याद रखिएगा, इसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश नाम है। और इल्तुतमिश ने चांदी का एक सिक्का जारी किया और चांदी के सिक्के को नाम दिया गया टंका, और जो इसने तांबे का सिक्का जारी किया, कॉपर का क्वाइन जारी किया, इसे नाम दिया गया जीतल, ठीक है। तो जीतल और टंका को इसके द्वारा जारी किया गया। दूसरा, इसने इक्ता नाम की एक व्यवस्था को चलवाया था। सर, इक्ता व्यवस्था क्या होती है? देखो, इसको बहुत रफली आप समझ लीजिए कि इक्ता व्यवस्था में ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा राज्य है और यहां पर राजा रह रहा है, तो राजा क्या करेगा, अपने राज्य को अलग अलग जमीनों में बांट देगा, अलग अलग टुकड़ों में बांट देगा, ठीक है। और एक व्यक्ति आया, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया सोहन, सोहन को ले लेते हैं, ठीक है। एक सोहन नाम का व्यक्ति हो गया, तो राजा ने सोहन से कहा कि देखो भैया सोहन, हम तुम्हें ये वाली जमीन अलॉट कर रहे हैं, तुम क्या करोगे, तुम इस जमीन से हमें कर एकत्रित करके दोगे, जो भी यहां पर रेवेन्यू होगा वो तुम कलेक्ट करके दोगे, और दूसरा काम, तुम यहां पर एक छोटी सी सेना भी रखोगे, तुम यहां पर एक छोटी सी आर्मी भी रखोगे, जब हमें जरूरत होगी तो तुम अपनी आर्मी लेकर के आ जाना। इसी को कहा गया इक्ता व्यवस्था। इक्ता उस क्षेत्र या उस भूमि को कहा जाता था जो किसी व्यक्ति को दी जाती थी, और वह व्यक्ति जो उस भूमि का मालिक हो जाता था उसे इक्तादार कहा जाता था। सीधा सवाल आएगा प्रीलिम्स में, इक्तेदारी व्यवस्था को आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो आंसर याद रखिएगा, इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी इसको बंद भी करेगा। ओके, आगे इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसने अपने 40 सबसे वफादार सरदारों का एक समूह बनाया जो हमेशा इसकी सहायता करते थे, और इसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। आगे जाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसे आगे जाकर के खत्म भी किया जाएगा। इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया। तो अमीर का मतलब ये नहीं है कि रिच पर्सन, अमीर का मतलब यहां पर एक प्रकार के प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, वह व्यक्ति जो बहुत, जिनके पास पावर आ गई है और जो सुल्तान को इन्फ्लुएंस किया करते थे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसने अमीरों का दमन किया, मतलब उनको कंट्रोल में लेकर के आया। देखो, जब रजिया सुल्तान बनती है ना, तो रजिया को हटाने वाले भी कौन थे? अमीर थे। और अमीर का मतलब यहां पर है बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी। तो एक राजा के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं वह उन पर नियंत्रण रखे, वह उनको कंट्रोल करे। अदरवाइज होगा ये कि फिर वह दरबार में उलझ जाएगा और वह चीजें उसके काम को प्रभावित करेंगी। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले यही काम किया कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन सबको कंट्रोल में लेकर के आया। तो कहा जा रहा है कि इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया। न्याय के लिए इसने दिल्ली में एक न्याय का घंटा लगवाया था कि अगर किसी को भी न्याय चाहिए तो वो लाल कपड़े पहन करके आ जाए, दरवाजे के बाहर एक घंटा लगा रहता था, वो उसको बजाए। तो ये उसने करवाया और साथ ही साथ अमीर ए दार नाम का एक विभाग भी बनाया। इसने हौज ए शमसी
और मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण भी करवाया था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, सारी बातों को याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए भैया, इल्तुतमिश जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। इल्तुतमिश के बारे में कुछ जरूरी बातें यहां आपको याद रखना है। पहली बात इल्तुतमिश के बारे में कि ये 1211 में दिल्ली का शासक बना। दूसरी बात, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही साथ ये इसका दामाद था, इस कारण से इसे गुलाम और दामाद कहा जा रहा है। तीसरा, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कहा जाता है, आओ एक एक करके पढ़ते हैं। एक तो इसने एकता व्यवस्था शुरू की, इसने चांदी की मुद्रा जिसे टंका कहा जाता है, तांबे की मुद्रा जिसे जीतल कहा जाता है, और इन दोनों को अरबी सिक्के कहा जाता है, अरेबिक कॉइन कहा जाता है। चौथा बात करें तो इसने तुर्कान ए चहलगानी को बनाया, मतलब कि 40 सरदारों का एक संगठन बनाया। इसने अमीरों का दमन किया जो अमीर थे, और सबसे बड़ी बात, इसने क्या किया, चंगेज खां को भारत आने से रोका। उस समय चंगेज खां ने लगभग पूरे के पूरे मध्य एशिया वाले इलाके को रौंद दिया था। अगर उस समय ये ख्वारिज्म राजा जलालुद्दीन को अपने यहां पर शरण दे देता तो मान के चलो चंगेज खां भारत आ जाता और सारी चीजें खराब हो जाती। सर क्या इसने वास्तुकला में क्या योगदान है, आर्किटेक्चर में क्या योगदान है, कुछ खास नहीं, बस इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था और हौज ए शमशी नाम की एक जगह बनवाई थी दिल्ली में करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और रजिया सुल्तान की बात करेंगे। बताओ